अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने ये कल जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज शुरू की है, एमओडी एंड डिफरेंट एग्जाम्स जो हो रहे हैं उसके लिए। ओके सो यह कल हमने जो है वो मोहनजोदड़ो तक इन द सिविलाइजेशन तक कर लिया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे अराइवल ऑफ मराठास आया, मराठास एंड यूरोपियंस जो थे वो कैसे आए ओके सब कॉन्टिनेंट में, और इन्होंने जो है वो कौन कौन सी चीजें की, और मतलब ये पूरा हम लोग आज पढ़ेंगे मराठास एंड यूरोपियंस के बारे में कि ये कैसे आए। ओके, द फर्स्ट वन लाइनर इज वास्को डी गामा केम टू इंडिया इन 1498 में। ओके, अब 1498 में पहले जो थे ये बंदे थे जो आए थे, अराइव किया था इन्होंने, और पहले बंदे थे जो आए थे सब कॉन्टिनेंट में, वास्को डी गामा। एक तो आप इसकी डेट याद रख लें, 1498। ओके, 1498। अगर मैं वास्को डी गामा के बारे में बताऊं तो ये भी पूछा जाता है कि वो कहाँ से थे। तो ही वॉज पोर्टुगीज। ओके, वो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे। ओके, वो इंडिया आए थे बाय द सी। अब आपने अगर आई मेक पढ़ा हो, आई मेक जो प्रोजेक्ट था, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, अगर आपने पढ़ा हो तो ये वही सेम रूट से आए थे जहां से ये अभी हमने इन्होंने आई मेक बनाया है, राइट। और वही सेम स्पाइस रूट था। ओके, मैं आपको बताऊं तो ये पहले बंदे थे जो इंडिया आए थे 1498 में एंड लैंडेड एट कालीकट। कौन से मकाम पे आए थे? इंडिया के कालीकट के मकाम पे। ओके, ऊपर जैसे हमने मैप देखा था, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। तो ये पहली फर्स्ट थिंग के वो पोर्टुगीज थे। सेकंड थिंग वो पहले जो थे वो बंदे थे जो आए थे, ओके, इंडिया, यूरोप से, यूरोप से आए थे, राइट। आप ये याद रखिएगा कि वो आपसे ये भी पूछेंगे कि वो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर कौन थे? वास्को डी गामा थे। कब आए थे? 1498 में आए थे। ओके, और रूट वही इंडियन ओशन वाला सी रूट जो है वो उन्होंने फॉलो किया था। और कौन किस मकाम पे आके इंडिया के आए थे? वो थे कालीकट के मकाम पे। ओके, अब उन्होंने क्या किया था? अ, अब वो ये भी पूछा जाता है कि वो कहाँ से आए थे, तो वो यूरोप से इंडिया आए थे। ओके, दिस discovery allowed Europeans to trade spices like pepper, cinnamon, and cloves. Okay, डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया विदाउट यूजिंग मिडिल ईस्टर्न ट्रेडर्स। ये अब देखे ना, ये बता रहे हैं कि ये जो स्पाइसेस थे वो बड़े फेमस थे इंडिया के। ओके, उस टाइम ये होता था कि अभी भी आप देखें कि पाकिस्तानी और इंडियन डिशेस इतनी फेमस हैं। और ये जो मसाले हैं जैसे सिनेमन होगा, क्लॉव्स हो गया, पीपर हो गया, तो ये जो गरम मसाले होते हैं ना बेसिकली, वो बहुत ज्यादा फेमस थे, राइट। तो ट्रेड होती थी इस चीज की। तो ये ट्रेड होना जब स्टार्ट हुआ तो ये पहले यूरोपियन थे जो आए थे, यूरोपियन ट्रेड करने के लिए आए थे। सो डायरेक्टली इंडिया आए थे उन्होंने, मिडिल ईस्ट के उसके बगैर आए थे, राइट, डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया विदाउट यूजिंग मिडिल ईस्टर्न ट्रेडर्स। ओके, मैं अगर आपको ये बताऊं तो उस टाइम जो ये डेट है ना 1498 में, तो वो क्या था? वो बिगनिंग ऑफ यूरोपियन कॉलोनियल इन्फ्लुएंस था इंडिया में। मतलब ये चाहते थे कि ये इंडिया को भी अपनी कॉलोनी बना लें और ये इन्फ्लुएंस अपना कायम करना चाह रहे थे। 1498 की बात है। ओके, अब अगर मैं आपको इसका थोड़ा सा मैप दिखा दूं तो मैप हमने ऊपर देखा था मैप। ये देखिए, ये मैप है, और ये एक रास्ता था जहां से ये आए थे। ओके, अब ये इस सी के जरिए ना इधर एक कालीकट का मकाम है, वो उधर आके रुके थे, राइट। कालीकट के मकाम पे आए थे। ओके, अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट वन लाइनर है कि मराठा चीफ थे संभागी, was executed during the reign of औरंगजेब। अब औरंगजेब कौन थे? मुगल रूलर थे, राइट। तो मुगल रूलर से वो क्या हुए थे? एग्जीक्यूटेड हुए थे। हाँ, तो उनको बेसिकली क्या किया गया था? मराठा के चीफ संभागी को जो है वो एग्जीक्यूटेड किया गया था। अब जो है
किसके रूल में किया गया था? तो ये थे औरंगजेब। औरंगजेब के दौर में। ये औरंगजेब कौन थे? औरंगजेब जो थे वो मुगल रूलर थे। ओके, संभागी जो थे वो बेटे थे शिवाजी के। ओके, वो फाउंडर थे मराठा एम्पायर के। ओके, शिवाजी कौन थे? फाउंडर थे मराठा एम्पायर के। और संभागी जो थे वो उनके बेटे ही थे। सो उनका मकसद ये ही कैप्चर्ड, he was captured by the मुगल आर्मी। और फिर उनको क्या एग्जीक्यूटेड किया गया? ओके, 1689 में औरंगजेब जो औरंगजेब की आर्मी थी ना, उन्होंने उनको क्या किया था? उनको कत्ल कर दिया गया था और उनको जो है वो कैप्चर कर दिया गया था। ओके, संभागी जो बेटे थे शिवाजी के। और शिवाजी जो थे वो फर्स्ट एम्पायर थे, फाउंडर थे किनके? मराठास के। ओके, और ये संभागी जो थे वो चीफ थे। ओके, और औरंगजेब ये चाहते थे कि वीकन करे मराठास को। बट इंस्टेड हुआ ये कि जो मराठा सेना वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर हो गए और चैलेंज करने लगे मुगल के पावर को। क्योंकि मुगल के कुछ ही रूलर्स थे वो जो सही थे, उसके बाद इनकी भी इतनी अयाशियां शुरू हो गई थी। एक तरफ जो है वो यूनिवर्सिटीज बन रही थी और ये महलात पे महलात और किले बनाते जा रहे थे, राइट? तो मतलब इनकी थोड़ी सी इस टाइप की जो, फिर मुगल रूलर्स को अगर हम लोग पढ़ेंगे डीपली तो मैं आपको उसमें इनकी बताऊंगी इनके बारे में, राइट? अब नेक्स्ट अगर मैं वन लाइनर की बात करूँ ना, द बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल सेवे ओवर द इंडिया कैन बी ट्रेस टू बैटल ऑफ प्लासी। ओके, अब ये बैटल ऑफ प्लासी में जो है वो ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो शुरू हुआ ना इंडिया में। ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी उससे। अब इसमें क्या हुआ था? बेसिकली इसमें ये हुआ था कि जो एक बैटल हुई थी दो लोगों के दरमियान में। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव थे और दूसरी तरफ सिराजुद्दौला थे। ओके, अब ये आहिस्ता आहिस्ता हम लोग ये सीख रहे हैं कि कैसे मराठास एंड यूरोपियन ने इन्फ्लुएंस अपना कायम किया और कैसे जो है वो ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल जो है वो इंडिया में आया बैटल ऑफ प्लासी के जरिए। ऊपर हमने देखा कि कैसे जो है वो मराठास ने जो है वो मराठास के बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा कि वो कैसे आए थे। ओके, उसके पहले मैंने आपको क्या बताया? वास्को डी गामा जो यूरोपियन थे उसके बारे में बताया, राइट? तो ये चीजें आप याद रख लें। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल जो था इंडिया में बिगन हुआ विद द बैटल ऑफ प्लासी। कब? जब 1757 की बात है ये, राइट? 1757 की बात है कि हुआ ये था कि रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच में क्या हुई थी? बैटल हुई थी। ओके, बिट्रेयल किया था इनके एक जो है वो खुद के ही बंदे ने, मीर जाफर ने। ओके, इसलिए क्या हुआ कि ब्रिटिश जो थे वो उन्होंने विन कर दिए इजीली। किसने बिट्रेयल किया था सिराजुद्दौला के साथ? वो थे मीर जाफर। इनका जो है वो नाम जो है वो आप याद रखिए। अब ये बैटल जो है वो मार्क करती है स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी बैटल से देखे ना, अगर अपने गद्दारी ना करें या अपने दुश्मनों से ना मिल जाएं, गैरों से ना मिल जाए, तो फिर किसी को ताकत नहीं होती। पर गद्दारी किसने की थी? मीर जाफर ने की थी। ओके, इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया? जंग जीत ली। और यही टाइम था, ये स्टार्टिंग थी ब्रिटिश रूल की इंडिया में। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। तो नेक्स्ट वन लाइनर क्या है कि टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का नाम जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टीपू सुल्तान वॉज द रूलर ऑफ एन इंडियन स्टेट who allied himself with France। अब टीपू सुल्तान वो रूलर थे जिसने क्या किया था कि अलाइड विद द फ्रांस। ओके, ये मिल गए थे फ्रांस के साथ। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। या याद रख लें कि मैसूर के टाइगर, मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ओके, इन्होंने क्या किया था? सेवरल वॉर्स जो है वो लड़ी थी ब्रिटिश के अगेंस्ट और डिफीट भी किया था उनको। और उन्होंने फॉर्म की थी अलायंसेस फ्रांस के साथ। ओके, ताकि
उनको पता था कि ब्रिटिश और जो है वो फ्रांस की राइवलरी है, तो दुश्मन जो ब्रिटिश का था उसने टीपू सुल्तान ने उसके साथ हाथ मिला लिया और अलायंस बना ली फ्रांस के साथ। ओके, तो टीपू सुल्तान ने क्या किया था कि अपना डिप्लोमेटिक मिशन जो था ना, वो भी नेपोलियन बोनापार्टे जो थे उनसे जो है वो क्या किया था कि नेपोलियन बोनापार्टे से जो मिलिट्री हेल्प मांगी थी बेसिकली इन्होंने। ओके, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो टीपू सुल्तान इवन सेंट द डिप्लोमेटिक मिशंस टू द नेपोलियन बोनापार्टे सीकिंग मिलिट्री हेल्प। ओके, सो आगे अगर मैं आपको बताऊं उसके बाद में तो क्या हुआ था कि द फाइनल डिफीट ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। ओके, अब जो फाइनल डिफीट हुई थी ना मराठा कॉन्फेडरेसी की, उसके बारे में बताया जा रहा है। ओके, किसके टाइम में हुई थी वो? हेस्टिंग्स के टाइम में हुई थी, जब मराठा का पावर क्या हुआ, डिक्लाइन होने लगा सीरीज ऑफ वॉर्स के बाद। ओके, विद द ब्रिटिश। सो इसको हम लोग एंग्लो मराठा वॉर भी कहते हैं। ओके, मराठा पावर डिक्लाइन हुआ आफ्टर द सीरीज ऑफ वॉर्स विद द ब्रिटिश, और इट इज कॉल्ड द Anglo Maratha War. Okay, after these wars, the British East India Company became dominant power in India. Okay, मराठा को जब इन्होंने क्या दी, शिकस्त दी और सीरीज ऑफ वॉर्स हुए ब्रिटिश के साथ, तो इससे हमने कहा नाम दिया एंग्लो मराठा वॉर का। और उसी के बाद ही क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये थी ना, डोमिनेंट पावर लेने लगी इंडिया में। ओके, वो डोमिनेंट पोजीशन पे आ गई इंडिया में। ओके, अब अगर हम लोग जो है वो नेक्स्ट वन लाइनर की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कब एग्जिस्टेंस पे आई? व्हेन ईस्ट इंडिया company came into existence, England was ruled by the Scots. Okay, जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई तो इंग्लैंड रूल्ड करता, इंग्लैंड को कौन रूल करते थे? स्कॉट्स। ओके, इसमें ये बताया गया है। ओके, इट मीन्स दैट ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश इन 1600 बाय क्वीन एलिजाबेथ। आपको ये पता है कि उस टाइम कौन इसको रूल कर रहे थे और किसने एस्टेब्लिश की थी? ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी 1600 में और क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी ना उन्होंने की थी। ओके, ओरिजिनली इट वाज अ ट्रेडिंग कंपनी। आपको पता है कि ये शुरू में क्या थी? ट्रेडिंग कंपनी थी, बट लेटर स्टार्टेड रूलिंग लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया। बाद में क्या हुआ कि वही सेम ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगी? रूल करने लगी लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी के मैंने बारे में आपको बताया। ओके, आई तो ट्रेड करनी थी, बट आखिर में ये नतीजा निकला कि वो ही लोग जो है वो रूल करने लगे, और उस टाइम इंग्लैंड को रूल स्टॉट्स करते थे। ओके, द सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड इन, ये जो सी रूट है ना इंडिया की तरफ जो आता है वो डिस्कवर हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1498 में हुआ था। ओके, 1498 में क्या हुआ था, ये जो सी रूट है इंडिया का वो डिस्कवर हुआ था। और इस डिस्कवरी से पहले यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे हैड टू पास थ्रू द अरब एंड ऑटोमन टेरिटरीज व्हिच मेड देम एक्सपेंसिव। अब उससे पहले क्या ये करते थे? बोलने का मकसद ये है कि ये जो सी रूट इंडिया का जो डिस्कवर हुआ तो ये बेहतरी साबित हुई, क्योंकि ये पहले क्या करते थे कि आते थे यूज करते थे अरब या ऑटोमन टेरिटरीज को यूज करते थे। ओके, सी रूट क्या ये जो था सी रूट चेंज द वर्ल्ड हिस्ट्री बिकॉज इट ओपन द डायरेक्ट यूरोप एशिया ट्रेड। ओके, तो इस सी रूट ने क्या किया? चेंज कर दिया वर्ल्ड की हिस्ट्री को, दुनिया की हिस्ट्री को। ओके, क्योंकि ये क्या करता है? एशिया को यूरोप से डायरेक्ट मिलाता है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ।
ओके, नेक्स्ट वन लाइनर क्या है कि सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड इन 1498 में ये डिस्कवर हुआ। आगे हम लोग आ जाते हैं, तो फर्स्ट यूरोपियन कम टू इंडिया फॉर द ट्रेड व पोर्टुगीज, मैंने आपको बताया। जैसे वास्को डी गामा भी क्या थे, पोर्टुगीज थे, इंडिया आए थे ट्रेड करने के लिए, और वास्को डी गामा का जो अराइवल था, पोर्टुगल ने क्या किया था, एस्टेब्लिश किया था ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया। ओके, जब वास्को डी गामा ने क्या किया, विजिट किया, अराइव किया, तो क्या हुआ, जो पोर्टुगाल थे ना, उन्होंने इस्टेब्लिश किए पोस्ट इंडिया में। ओके, पोर्टुगीज लेटर कैप्चर्ड द गोवा इन 1510 एंड मेड इट देयर ओन बेस। पोर्टुगीज ने बाद में क्या किया था कि उन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया 1510 में, और उसको क्या किया, अपना मेन बेस बना दिया। आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, सो जो टैक्स कलेक्ट होता था ना बाय द मराठा वाज नोन एज छूट। ओके, अब ये होता था कि टैक्स कलेक्ट किया जाता था। ओके, और वो मराठास कलेक्ट करते थे, उससे हम छूट कहते थे, और छूट वाज tax equal to one fourth of the revenue demanded by the Marathas from the territories they controlled or protected। अब मतलब ये है बोलने का कि ये जो टैक्स है ना, टैक्स का अमाउंट जो था वो इक्वल था वन फोर्थ ऑफ द रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि ये जो डिमांड किया गया था बाय द मराठास फ्रॉम द टेरिटरीज दे कंट्रोल्ड और प्रोटेक्टेड। ओके, ये जो अमाउंट है उन्होंने डिमांड डिमांड किया था। ओके, डिफरेंट टेरिटरीज थे इससे, ताकि वो क्या करें, प्रोटेक्टेड रहें। ये जो सिस्टम है वो हेल्प कर रहा है मराठा एम्पायर फाइनेंस इट्स आर्मीज। कैसे वो उन्होंने ये मराठास का जो टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस था, इससे क्या होती थी कि टैक्स कलेक्ट करने से प्रोग्रेस हुई थी बेसिकली कंट्री की। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। सो सरंगापतम इज एसोसिएटेड विद द टीपू सुल्तान। सरंगापतम जो था वो एसोसिएटेड था विद द टीपू सुल्तान से, वो क्या था, एसोसिएटेड था। ओके, अब सरंगापतन जो था वो टीपू सुल्तान से एसोसिएटेड था। ये कैपिटल था टीपू सुल्तान के किंगडम का, जो मैसूर में था। ओके, और टीपू सुल्तान की डेथ कब हुई थी, 1799 में, फाइटिंग के दौरान विद द ब्रिटिश। ओके, तो बेसिकली सरंगपतना क्या था, कैपिटल था टीपू सुल्तान के किंगडम का मैसूर में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। टीपू सुल्तान was defeated in the थर्ड मैसूर वॉर in 1790 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, टीपू सुल्तान जो थे उनको डिफीट किया गया था थर्ड मैसूर वॉर में 1719 में। ओके, 1719 में उनको क्या किया था, वॉर हुई थी जिसे हम कहते हैं थर्ड मैसूर वॉर, जिस बाय दी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ओके, ये वॉर जो थी वो टुक प्लेस किया था इसने 1719 में 1792 तक। ओके, टीपू सुल्तान जो थे वो सरेंडर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू ब्रिटिश एंड देयर allies, राइट। नेक्स्ट वन लाइनर को देखें तो टीपू सुल्तान जो था, ये हमने पढ़ा कि वो डिफीट हुई थी इनको लॉर्ड कॉर्नवालिस से। उसके बाद जो है वो है टीपू सुल्तान जो है वो नॉन फॉर हिज इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू कैलेंडर। अब ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो कैलेंडर इन्होंने नया बनाया था, न्यू सिस्टम ऑफ क्वाइनेज इंट्रोड्यूस की थी, और न्यू स्केल्स ऑफ वेट एंड मेयर्स इन्होंने क्या किया था, ये बनाए थे। ओके, टीपू सुल्तान ने। अब टीपू सुल्तान ने कैलेंडर बनाया, कॉइनेज बनाई, वेट्स एंड मेयरमेंट बनाई। अब इसका मकसद क्या था,
अपने किंगडम में। इसका मकसद ये था कि इम्प्रूवमेंट लाए एडमिनिस्ट्रेशन में, करेंसी में और ट्रेड सिस्टम्स में। ओके। और ऐसा हुआ था कि इन्होंने इसको भी सपोर्ट किया था, ये जो रॉकेट टेक्नोलॉजी होती है ना, इसको भी उस टाइम जो थे वो ब्रिटिश क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। तो टीपू सुल्तान ने उसको भी सपोर्ट किया था उस टाइम। ओके। अब आ जाए हम नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। तो मीर कासिम जो थे ना, उन्होंने सक्सीड किया था मीर जाफर को। अब मीर जाफर ने, आप मैंने आपको बताया था कि इसने बेट्रेल किया था। वो कौन थे अपना, रॉबर्ट क्लाइव को सपोर्ट करके, और सिराजुद्दौला के खिलाफ वो गए थे, और ब्रिटिश उसमें क्या किया था, विन कर गए थे, और इनको जो है वो ब्रिटिश ने जो है वो यूज किया था। अब इनको किसने सक्सीड किया, मीर कासिम ने किया था सक्सीड। ओके। तो ये बताया गया है कि जो मीर कासिम थे वो सक्सीडेड बाय मीर जाफर, एंड मीर कासिम जो थे वो ट्राई कर रहे थे वो रेजिस्ट करें ब्रिटिश के अगेंस्ट। ओके। ब्रिटिश की इंटरफेरेंस को वो क्या कर रहे थे, कम करना चाह रहे थे। पर फिर भी वो क्या कर गए, लेटर डिफीटेड। ओके, ही वाज आल्सो डिफीटेड। ओके, कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ था, हिज कॉन्फ्लिक्ट वाज विद द ब्रिटिश लीड टू द बैटल ऑफ बुग्जा। अब ये बैटल ऑफ द बुग्जा का पूछा जाता है तो आप इसको, आपको ये जरूर आना चाहिए कि ये अगेंस्ट थी मीर कासिम एंड ब्रिटिश के अगेंस्ट थी। ओके। बैटल ऑफ प्लेसी जैसे हमने पढ़ा तो वो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला और ये सारी चीजें हमने पढ़ी हैं ऊपर, आपको याद होंगी। ओके, बैटल ऑफ प्लासी वाली बात। तो ये बैटल्स आप जरूर याद रखें। आगे मैं आपको बताऊं तो 1757 में क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ऊपर। वही सेम बात इन्होंने दोहराई है बैटल ऑफ प्लासी में। और ये क्या थी, बिगनिंग थी ब्रिटिश की डोमिनेंस की इंडिया में। ओके। अब मैं अगर आपको बताऊं नेक्स्ट वन लाइनर पे मैं अगर आ जाऊं तो ये है मीर जाफर सक्सीडेड सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला एज अ नवाब ऑफ बंगाल। ओके, एंड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, अब ये मीर जाफर ने किया था बिट्रेल, उसकी वजह से ये सक्सीड हो गए थे। और सिराजुद्दौला जो थे उनको इन्होंने जो है वो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के दरमियान में जो वॉर हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, तो मीर जाफर ने उधर इनको बिट्रेल किया था, और ये खुद क्या सक्सीड कर गए थे और ये बन गए थे नवाब ऑफ बंगाल बैटल ऑफ प्लासी के बाद। ओके, तो वो बात हो रही है इसमें। ओके, आप ये देख लें तो जो ब्रिटिश ने ही जो है वो प्लेस किया था मीर जाफर को, थ्रोन दिया था। ओके, एंड बिकम बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि इसने बिट्रेल किया था, ही सपोर्टेड देम ड्यूरिंग द बैटल। राइट, मैंने आपको अभी ये बताया कि मीर जाफर ने बैटल में सपोर्ट किया ब्रिटिश को, इसलिए इसको क्या मिला, थ्रोन मिला। ओके, दिस शो करता है कि जो है वो ब्रिटिश कैसे लोकल रूलर्स जो थे ना, उनको कंट्रोल करके इंडिया में क्या अपना इनडायरेक्टली कंट्रोल करना चाह रहे थे, और अपना जो है वो कॉलोनी बनाना चाह रहे थे बेसिकली। ओके, और कैसे वो लोकल रूलर्स को जो है वो यूज करते थे लोगों के अगेंस्ट, रूलर्स के अगेंस्ट। राइट। अब मैं अगर आपको बताऊं नेक्स्ट वन लाइनर पे मैं आ जाऊं तो इन 1498 में वास्को डी गामा लैंडेड एट कालीकट, ये हमने ऊपर पढ़ा। राइट, कि वो कालीकट के मकाम पे आए थे, और ट्रेड किस चीज की हो रही थी, स्पाइस की हो रही थी। ओके। और सी रूट के जरिए वो आए थे, और वो यूरोपियन थे, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे। राइट, तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए जब भी आप इनको पढ़े। और टीपू सुल्तान ने क्या किया था, रिक्वेस्ट की थी नेपोलियन को फॉर द हेल्प टू ड्राइव द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। अब टीपू सुल्तान जो थे, मैंने आपको इसके बारे में, इनके बारे में बताया, इन्होंने कैलेंडर बनाया, इन्होंने सिस्टम दिया एडमिनिस्ट्रेशन का, क्वाइनेज दी, इन्होंने जो है वो वेट मेयरमेंट पे बात की, उन्होंने क्या किया था, दूसरी चीजें क्या की थी, एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया इन्होंने। और इनकी दूसरी भी सर्विसेज थी जो मैंने आपको अभी पढ़ाई हैं। तो
ये टीपू सुल्तान का नाम आप हिस्ट्री में ज़रूर याद रखें। और हाउएवर जैसे कि टीपू सुल्तान ने होप तो ये किया था कि फ्रांस जो है वो हेल्प करेंगे डिफीट करने में ब्रिटिश की। जो इंडिया में ये चीज़ हो रही थी तो हुआ ये कि नेपोलियन जो थे वो बिजी थे, क्योंकि वो खुद जो है वो बिजी थे फाइटिंग वॉर्स इन यूरोप में। राइट, उस टाइम यूरोप में भी वॉर्स चल रहे थे, सो लार्ज स्केल की जो हेल्प थी ना वो अराइव नहीं हो पाई। ओके, तो देखें कितनी मेहनत के साथ एक एक लेक्चर बनता है। सपोर्ट किया करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपनी अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। आप जो है वो जब मैं आपको बताऊं तो आप नोट्स बनाया करें, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताती हूँ वो आप ज़रूर लिखते जाया करें। ओके, क्योंकि ऐसे रिटेन ही नहीं होगी इन्फॉर्मेशन अगर आप ऐसे सिर्फ सुनेंगे। पेन डाउन करें, चीज़ों को लिखें। ओके, और सपोर्ट करें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर्स।